अगला टॉपिक है चाल। इसको क्या कहते हैं? स्पीड। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम उस वस्तु के द्वारा चली गई चाल कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय का मतलब यहां पर है 1 सेकंड में, जो भी हम समय का मात्रक ले रहे हैं, चाहे हम सेकंड में नापें समय को, चाहे मिनट में नापें, चाहे घंटे में नापें, लेकिन जो भी समय हम नापेंगे वो 1 लेंगे। 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में, जो भी हम समय का मात्रक लेंगे उसका 1 सामान्य रूप से सेकंड ही लिया जाता है। तो 1 सेकंड में वस्तु कितनी दूर जा रही है, ये कहलाएगी उस वस्तु की चाल। एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु यहां बिंदु ए पर है, ध्यान से सुनना, कोई वस्तु बिंदु ए पर है और उसको जाना कहां है? यहां पर बी पर आना है, और इस ए से बी तक की दूरी जो है वो 20 मीटर है। ठीक, तो ए से लेकर के उसको बी तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। मान लेते हैं कि वो समय लगा 5 सेकंड। ए से बी तक की दूरी 20 मीटर है और उसको ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। तो यहां पर उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 20 मीटर। कितने समय में? 5 सेकंड में। लेकिन चाल को हम क्या कहते हैं? 1 सेकंड में हमें निकालना है। तो अगर वो 5 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में कितना चली होगी? बताओ। 5 सेकंड में चलती है कितना? 20 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? क्या करेंगे? 5 जो होगा बटे में आ जाएगा, 20 बटे 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 4 मीटर। यानी ये वस्तु जो है वो हर 1 सेकंड पर 4 मीटर चल रही है। अगर 1 सेकंड बाद हम देखेंगे तो ये 4 मीटर चली, फिर अगले सेकंड में फिर 4 मीटर चली, अगले सेकंड में फिर 4 मीटर चली, अगले सेकंड में फिर 4 मीटर चली, और 5वें सेकंड में वो पहुंच गई। तो 1 2 3 4 5, 4-4 मीटर के कितने हिस्से बन गए? 5 हिस्से बन गए। और हर हिस्सा के में टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। यानी ये वस्तु जो है वो हर सेकंड में कितना चली है? 4 मीटर हर सेकंड में। तो कुल सेकंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सेकंड हो गए। दूरी कितनी हो गई? 4 मीटर। 4 4 8 मीटर, 4 3 12 मीटर, 4 4 16 मीटर, 4 5 20 मीटर। यानी अब वो इस हिसाब से अगर चली है कि हर 1 सेकंड में वो 4 मीटर चलती है, तो ये उसकी जो होगी वो क्या कहलाएगी? चाल। 1 सेकंड में कितना चली? यहां पर हमने तुमको क्या बताया था? 5 सेकंड में कितना चलती है? 20 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 20 बटे 5। अच्छा, अब देखो यहां पर, तो ये 4 मीटर क्या आई? इसकी चाल। तो 20 क्या है यहां पर? दूरी। ये हो गई दूरी। और 5 क्या है? समय। यानी इसको बटे में आ गया ये समय। तो जब इसको हम हल करेंगे तो वो क्या बन जाती है? चाल। यानी चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो ये ऐसे इस तरह से चाल का सूत्र बन जाता है। हमको मालूम था कि इस उदाहरण में कि 5 सेकंड में चलती है 20 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 20 बटे 5 बराबर 4 मीटर। तो ये 4 मीटर कितने सेकंड में चल रही है? 1 सेकंड में। तो ये क्या कहलाएगी? इसकी चाल कहलाएगी। ठीक। और तो इस तरह से सूत्र क्या बन जाता है? ये 20 क्या है? दूरी है। ये 5 क्या है? समय है। यानी दूरी को हम समय से भाग करते हैं तब हमको चाल मालूम होती है। यानी सूत्र बन जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय। आई बात समझ में सबको? बताओ। यस सर, आ गई। यस सर। आई बात समझ में? चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। यानी गतिमान वस्तु की अगर हमको दूरी मालूम हो और वो कितने समय में उसने दूरी तय की है तो हम उसकी चाल पता कर सकते हैं। अगर हमको मालूम है कि वो कितनी दूर चली है और कितने समय में चली है, उसने वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस वस्तु की चाल क्या होगी। कैसे? इस सूत्र के द्वारा।
दूरी को हम समय से भाग कर देंगे तो हमें उसकी चाल पता चल जाएगी। तो अब ये तुम्हारा सूत्र बन गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इस चाल को नापेंगे काहे में, इसको नापने का कोई मात्रक होना चाहिए। तो नापने के लिए क्या होगा, इनमें जो जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, कौन कौन सी, चाल को निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत होती है, दूरी की और समय की। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या हम लेते हैं, सेकेंड। तो ये हो जाता है, इस मात्रक को हम कहते हैं मीटर प्रति, जो बटे में होती है उसको हम खड़ी लाइन कर देते हैं, उसको पढ़ते हैं प्रति, मीटर प्रति सेकेंड। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति माने एक, यानी इतने मीटर प्रति सेकेंड। जैसे अभी जो उदाहरण लिया था उसमें क्या आया था, उत्तर हमारा 4, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 4 मीटर प्रति सेकेंड। प्रति का अर्थ होता है एक, यानी 4 मीटर वो चलेगी 1 सेकेंड में, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी चाल कहलाएगी। 4 मीटर प्रति सेकेंड क्या है, उसकी चाल है। इसका क्या मतलब है कि वो वस्तु 1 सेकेंड में 4 मीटर चलती है। अगर किसी वस्तु की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो वस्तु जो है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर चलती है। अगर किसी वस्तु की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका क्या अर्थ होगा कि वो वस्तु 1 सेकेंड में 15 मीटर चलती है। अगर हम यहां पर समय का मात्रक बदल दें, हम कहते हैं कि कोई वस्तु जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में, जो समय का मात्रक यहां पर क्या हो गया, अब घंटा हो गया, तो प्रति माने 1, और किलोमीटर क्या है, उसके द्वारा चली गई दूरी, कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर, यानी उस वस्तु की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब यह है कि वो वस्तु जो है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है। समझ में आई बात। तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा, तो जितने मीटर या किलोमीटर प्रति लगा करके जो समय लिखा होगा, इसका मतलब वो एक, उस समय का एक लिया जाएगा। हम कभी कभी ये भी कह सकते हैं किसी सवाल में कि 20 मीटर प्रति मिनट। अब यहां पर हमने समय ले लिया मिनट में, तो मिनट कितना होगा, 1 मिनट में, यानी वो 1 मिनट में 20 मीटर चलेगी। 20 मीटर प्रति मिनट, यानी उसकी चाल क्या है, 20 मीटर 1 मिनट में, प्रति माने 1, तो 20 मीटर 1 मिनट में, यानी उस वस्तु की चाल क्या हुई, 1 मिनट में वो वस्तु 20 मीटर चल रही। तो समय का मात्रक हम कोई भी ले सकते हैं, और दूरी का मात्रक भी हम कोई ले सकते हैं, तो उसका मतलब होगा वो उतनी ही दूरी चल रही है 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 सेकंड में, जो भी समय का मात्रक है। कभी कभी समय का मात्रक और बड़ा हम ले सकते हैं, दिन ले सकते हैं, कि वो 1 दिन में कितना चला, मान लो 1 दिन में चला वो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति डे या प्रतिदिन, पर डे, 100 किलोमीटर पर डे। तो इसका मतलब हुआ 1 दिन में कितना चलता है, वो 100 किलोमीटर चलता है। या कोई वस्तु जो है 1 दिन में 100 किलोमीटर चलती है, तो उसकी चाल क्या होगी, 100 किलोमीटर पर डे। समझ आया। तो इस तरीके से हम समय के विभिन्न मात्रक हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मात्रक होता है, हमारा बेसिक मात्रक होता है, वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। आ गई बात समझ में, चाल का मतलब समझ में आया। यस सर। है किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यानी चाल जो है वो किस पर निर्भर करती है, दूरी पर। चाल जो है वो किस पर निर्भर करती है, दूरी पर। अब इसी चाल का एक छोटा भाई बहन जो भी है कह लो, वो होता है वेग। वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। वेग को कहते हैं वेलोसिटी। हमने अभी तुमको बताया था कोई वस्तु यहां से चलती है ए से और बी तक आना है उसको, तो आने के कई रास्ते हो सकते हैं अलग अलग, और ये रास्ते छोटे बड़े भी हो सकते हैं। इधर से आ सकती है वस्तु घूम के, इधर से घूम के आ सकती है, ऐसे घूम के आ सकती है, ऐसे घूम के आ सकती है, ऐसे घूम के आ सकती है, और जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो कौन सा होगा, वो सीधे मिला देने वाला होगा। ठीक, तो ये रास्ता क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा। सीधे सीधे अगर हम यहां से चल दें तो सीधे यहां तक आएंगे, तो ये दूरी क्या कहलाती है, जो सबसे कम दूरी होती है, इसको क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक, तो अब उस वस्तु में विस्थापन कितना हो रहा है, यहां से लेके यहां तक, यानी इतनी दूरी, ये दूरी जो है ये कहलाएगी विस्थापन।
ये सब क्या कहलाएंगी, अलग अलग लंबाइयां हैं, तो इन लंबाइयों में सबसे कम लंबाई ये वाली है, तो ये क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो अगर किसी वस्तु का हमको विस्थापन मालूम है तो ये यहां से यहां तक आने में, जैसे कोई वस्तु है, ये दूसरा चित्र बनाते हैं, तो ये वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर। कोई वस्तु है वो यहां से चली और यहां तक पहुंची, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, यानी जो सबसे कम दूरी है वो कितनी है, यहां पर मान लेते हैं 10 मीटर। ठीक, अब लेकिन यहां से यहां तक वो आती है इस रास्ते से, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, और तब इधर आई। आना चलना उसको यहां से है, पहुंचना यहां है, तो इधर से होकर के घूम के आ रही है वो, ये रास्ता है आने का। तो इस रास्ते पर जो चल के आई है तो इसकी दूरी हुई, ठीक, और यहां से यहां तक आने में उसको समय लगेगा, मान लो 10 सेकंड लगे उसको कितना टाइम लगा, ए से बी तक आने में 10 सेकंड लगे। रास्ता कौन सा था, इधर का रास्ता था। अब रास्ता कोई भी हो, लेकिन उस वस्तु का विस्थापन तो इतना ही हुआ। हमने बताया तुमको ना कि रास्ता तो कुछ भी हो सकता है, इधर से जाके इधर घूम करके, इधर से वो घूम करके आ सकती है, तो टाइम और ज्यादा लगेगा, लेकिन विस्थापन तो इतना ही होगा। ए से चलेगी और पहुंचेगी कहां, वो बी पर ही पहुंचेगी, तो विस्थापन तो हमेशा एक ए से बी तक का ही हुआ, विस्थापन तो उतना ही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा ना। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन उतना ही होगा, यानी दूरियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन विस्थापन नहीं बदलेगा कभी। विस्थापन हमेशा हर परिस्थिति में उतना ही रहेगा। अगर ये वस्तु इधर से घूम के इधर से घूम के ऐसे आती है तो रास्ते की लंबाई और बढ़ जाएगी, दूरी और बढ़ जाएगी, लेकिन विस्थापन अब भी उतना ही रहेगा, क्योंकि ये दूरी मिनिमम कितनी है, 10 ही मीटर है, तो वो विस्थापन 10 मीटर का ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो समय लगेगा वो समय भी उतना ही होगा जो उधर से चल के आने में जो समय लगा। जैसे हमने कहा कि यहां से वो इस रास्ते से होकर के आई और इस रास्ते से होकर के आने में उसको टाइम लगता है 10 सेकंड, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन यहां पर कितना है, 10 मीटर, समय कितना लगा, 10 सेकंड। ठीक, तो अब उसका वेग कितना हुआ, तो यहां पर वेग का सूत्र होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यहां पर दूरी की जगह पर क्या हो जाएगा, विस्थापन, तो ये कहलाएगा वेग। वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। तो अब यहां पर विस्थापन कितना है इसका, 10 मीटर, समय कितना लगा, 10 सेकेंड, तो ये उत्तर कितना आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 एकम 10 आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि विस्थापन का मात्रक क्या होगा, 10 मीटर, मीटर में है यहां पर, और यहां पर क्या है, सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया यहां इसका मात्रक भी, यानी वेग का मात्रक भी वही होता है जो चाल का मात्रक होता है। जैसे तुमने पढ़ा था कि जो मात्रक दूरी का होता है वही मात्रक जो होता है वो विस्थापन का भी होता है, क्योंकि वो भी दूरी ही है, एक तरह की लंबाई ही है रास्ते की, ये भी तो एक लंबाई ही है, ये भी एक लंबाई है, और किसी रास्ते से आएगा तो वो भी लंबाई ही होगी, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब हम उसको चाहे दूरी कहें और चाहे उसको हम विस्थापन कहें, है तो रास्ते की लंबाइयां ही, तो इसलिए विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और दूरी का मात्रक भी मीटर ही होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी यहां से यहां तक विस्थापन, यानी 10 मीटर का विस्थापन होने में कितना समय लगा है, इधर से घूम के आने में 10 सेकंड, तो 10 मीटर का विस्थापन होने में समय लगा है 10 सेकंड, तो 1 सेकंड में वस्तु कितना चलेगी, जैसे भी चाल में लगाया था, 10 सेकंड में कितना विस्थापन होता है, 10 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 10 बटे 10 बराबर 1। तो यहां पर 10 क्या है, ये वाला विस्थापन है, ये 10 कौन सा है, इधर वाला जो नीचे बटे में आया, तो ये क्या हुआ, समय हुआ। तो विस्थापन बटे समय, ये क्या कहलाएगा, वेग, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होगा। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को हम उस वस्तु का वेग कहते हैं। ये विस्थापन 1 मीटर का हो रहा है प्रति सेकंड, तो ये कितने समय में हो रहा है, 1 सेकंड में हो रहा है, 1 सेकंड में वो 1 मीटर के हिसाब से विस्थापन उसका हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इस वस्तु का वेग कहलाएगा। तो वेग जो होता है वो विस्थापन पर निर्भर करता है और चाल जो होती है वो दूरी पर निर्भर करती है। ठीक,
मात्रक दोनों का सेम होता है। एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, एकांक समय में हुए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। और उसके पहले एक शब्द जोड़ लेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, क्योंकि ये चाल या वेग क्या होगा, किसी गति करती हुई वस्तु में होगा, रुकी हुई वस्तु में तो होगा नहीं, रुकी हुई वस्तु में चाल होती नहीं, जब रुकी हुई है तो जब चली नहीं रही तो फिर चाल कहां से होगी उसमें। तो इसकी परिभाषा लिखते समय हम क्या बनाते हैं, चाल की परिभाषा क्या होगी, एक बार फिर से रिपीट करो, कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को हम उस वस्तु का वेग कहते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, बताओ किसको अभी समझ में नहीं आई वो बताओ, जिसको समझ में ना आई हो वो बताए, खाली जिसको समझ में आ गई वो चुपचाप बैठा रहे, जिसको समझ में ना आई हो वो बताओ खाली बस। सबको समझ में आ गई, चलो ठीक, अच्छी बात है। तो चाल हो गया, वेग हो गया। अब इसके बाद आता है एक अगला टॉपिक, त्वरण का। एक चीज यहां पर और बता देते हैं, कल हमने बताई थी तुमको कि दूरी जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, दूरी जो है वो शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु गति करती हो और वो कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करेगी, जो वस्तु गति करती है वो कुछ ना कुछ दूरी जरूर चलेगी, तभी तो कहा जाएगा कि वो गति कर रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वस्तु गति कर रही हो लेकिन उसमें विस्थापन ना हो, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अगर प्रारंभिक स्थिति ही अंतिम स्थिति बन जाए, यानी वस्तु यहां से चली और ये सब तरफ घूम करके कहां आ गई, वापस यहीं आ जाए इसी जगह पर, यानी प्रारंभिक स्थिति ही अंतिम स्थिति हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा ना भाई। जब कोई वस्तु जैसे यहां से चली, यहां से चल के यहां पर रुक जाए तो ये विस्थापन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु चलती हुई आई और आकर के फिर वापस उसी जगह आ गई जहां से चली थी, तो इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति भी वही है और अंतिम स्थिति भी उसी जगह पर है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी, जीरो होगी। तो उस स्थिति में विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तुमने एक गेंद ऊपर उछाली, 2 मीटर तक गई और फिर तुम्हारे हाथ में वापस आ गई, तो चली गई दूरी कितनी हुई, 2 मीटर गई और 2 मीटर वापस आई, चली गई दूरी हो गई 4 मीटर। लेकिन गेंद का विस्थापन कितना हुआ, जीरो, क्योंकि हाथ से चली थी और हाथ ही में वापस आ गई, तो अपनी जगह से तो हटी ही नहीं, वो गति करके वापस उसी जगह आ गई, तो इसका मतलब उसमें विस्थापन नहीं हुआ, यानी विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। चली गई रास्ता तो कुछ ना कुछ तय करेगी ही, कोई भी गतिमान वस्तु होगी कुछ ना कुछ तो रास्ते की लंबाई होगी ही उसकी, इसलिए दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, विस्थापन शून्य हो सकता है। अब दूरी पर निर्भर करती है चाल। तुमने अभी चाल का सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और विस्थापन का सूत्र क्या पढ़ा है तुमने, विस्थापन बराबर वेग बटे समय। अब देखो यहां पर दूरी तो जीरो नहीं हो सकती, अब दूरी अगर जीरो नहीं होगी तो चाल भी जीरो नहीं हो सकती, दूरी कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी, उसको उसमें उतनी दूरी चलने में कुछ ना कुछ समय भी लगेगा, उतनी दूर तक जाने में, जितनी भी दूर वो जा रही है उतनी दूर तक जाने में कुछ ना कुछ समय भी लगेगा, तो दूरी और समय तो कभी भी शून्य होंगे ही नहीं, तो इसलिए चाल भी कभी शून्य नहीं हो सकती। क्यों चाल कभी शून्य क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि चाल निर्भर करती है दूरी पर, और दूरी जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, इसलिए चाल भी कभी शून्य नहीं हो सकती। अब आओ यहां पर हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि वेग जो होता है वो शून्य हो सकता, वो वेग नहीं कह रहे हैं, उल्टा लिख गए यहां पर, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इसको करेक्ट कर लो,
वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो अभी तुमने पढ़ा कि विस्थापन जो होता है वो शून्य हो सकता है। कोई वस्तु जहां से चली वहीं पे वापस आ गई तो उसका विस्थापन शून्य हो गया। अब क्योंकि विस्थापन 0 हो गया, समय कुछ भी लगा, भाई घूम फिर करके आने में कुछ टाइम तो लगेगा ही, और अगर उसी जगह आ गई है तो विस्थापन तो 0 हो गया और समय मान लो 10 सेकंड लगा, तो 0 का 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी ये वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वेग जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन चाल कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों? अब इसका पूछा जाता है कि चाल कभी भी शून्य क्यों नहीं हो सकती है, तो उसका जवाब यही होगा क्योंकि गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, इसलिए चाल भी कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि चाल जो होती है वो दूरी पर ही निर्भर होती है। विस्थापन शून्य हो सकता है और विस्थापन पर निर्भर करता है वेग, इसलिए वेग भी शून्य हो सकता है। आगे बात समझ में? अब इसके बाद बात आती है एक त्वरण की। त्वरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, त्वरण। अब कोई वस्तु असमान गति कर रही है, असमान गति करने का मतलब है वो अलग अलग समय में अलग अलग गति कर रही है, तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। कभी कोई वस्तु जो है वो यहां से चलती है, मान लो ए बिंदु से, और इस समय इसकी चाल होती है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, और ये पहुंचती है बी पर। बी पर पहुंचने के बाद फिर इसकी चाल हो जाती है आगे जाकर के 40 मीटर प्रति सेकंड। या फिर इसको ऐसे समझो कि कोई वस्तु जो है वो शुरुआत में जब चलती है तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलनी शुरू करती है एकदम से, और बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी चाल जो होती है वो बढ़ करके हो जाती है 40 मीटर प्रति सेकंड, और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है वो मान लो लगता है 5 सेकंड। यानी उस वस्तु की चाल को 20 से बढ़कर 40 तक होने में कितना समय लगा, 5 सेकंड। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो शुरू में धीमी चलती, तो किसी एक टाइम पर अपने उसकी गति देख ले कितनी है, 20 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके एक्सीलेटर को और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे बढ़ते 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 कितनी हमने पहुंचा दी उसको, 60 तक पहुंचा दी। 20 से बढ़ा करके 60 तक पहुंचा दी। तो अब हम इस चीज को नोट करें कि ये 20 से लेकर 60 तक बढ़ाने में हमको कितना टाइम लगाया हमने। तो वो मान लो कि पहले 20 थी, अब यहां पर 40 हो गई बाद में उसकी गति, तो उसमें टाइम कितना लगा, 5 सेकंड, ठीक। तो त्वरण की जो परिभाषा होती है वो होती है कि उसकी वेग में परिवर्तन, चाल या वेग लगभग एक ही बात होती है, अगर दूरियां बराबर हैं तो चाल या वेग एक ही बात हो जाती है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए चाल और वेग भी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो सीधी रेखा पर जब चलने की बात आती है तो वहां पर चाल कहें चाहे हम वेग कहें एक ही बात है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। परिवर्तन की दर का मतलब है किस रेट, दर को कहते हैं अंग्रेजी में रेट, किस रेट से उसका परिवर्तन हो रहा है, यानी हर सेकंड में उसका वेग कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। अब घट भी तो सकता है, हमने याद कहा कि बढ़ करके 20 से 40 हो गया, हो सकता है कि 40 से घट के 20 रह जाता हो, आगे भी थोड़ा और आगे जाए तो 40 से घट के 20 रह जाए या 10 रह जाए, तो घट भी सकता है वेग। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन दोनों तरह से हो सकता है, या तो वेग उसका घट भी सकता है या उसका वेग बढ़ भी सकता है। तो अब मान लो उसका वेग पहले कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम कहेंगे प्रारंभिक वेग, यानी शुरुआत में वेग उसका कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक। और जो बाद में वेग है उसको हम क्या कहेंगे, अंतिम वेग। ये बाद वाला वेग क्या कहलाएगा, अंतिम वेग। जहां तक का हमें कैलकुलेशन करना है तो ये वो 40 मीटर प्रति सेकंड, तो ये क्या है, बाद वाला वेग है, यानी इसको हम कहेंगे अंतिम वेग। अब अंतर निकालना होगा दोनों में कितना, तो क्या करेंगे हम, अंतर निकालना होगा तो क्या करेंगे बताओ। पहले वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड, अब हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, कितना फर्क आया बताओ, उसके वेग में कितना अंतर आया,
कोई बताओ। पहले वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड, अब वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, तो वेग घटा कि बढ़ा? सर बताओ। बढ़ा। बढ़ा। कितना बढ़ा? सर 20। कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। तो ये 20 कहां से आया तुम्हारे पास? 20 तुमने कैसे निकाला? बताओ। चलो हम 40 की बजाय यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हम 40 की बजाय आप कह देते हैं 50 हो गया। अब कितना परिवर्तन हुआ? वेग बढ़ा, कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। 30 कहां से आया? 30 तुमने कैसे गणना कर ली? बताओ कैसे निकाला तुमने 30? सर 20 है? था, उसके बाद सर जब आगे बढ़ेंगे तो सर 50 आ गया तो 30 बढ़ा। 30 से लेकर 50 तक जाने में 30 बढ़ा। तुमने 30 की गिनती कैसे पता की, ये हमको बताओ। सर ये कोई जो लड़का 50 है बताए इसमें से, सर 50 50 है में से इसमें क्या से किया? 20 माइनस कर दिया। 50 में से हमने 20 माइनस कर दिया, यानी वेग में परिवर्तन कितना आया? पहले हम यहां पर लिखते हैं कि वेग में परिवर्तन, हमने अभी तुमको परिभाषा बताई, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना आया, वो कैसे निकालेंगे हम? 50 माइनस 20, ये आया ना। और दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको समय से भाग कर देते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय, समयांतराल यानी कितना समय लगा, इसको कहते हैं समयांतराल। क्योंकि हो सकता है कि हम तुमको 5 सेकंड ना दे, सीधे हम कहें कि 2:20 पे वेग इतना था और 2:25 पे इतना हो गया, तब तो तुमको समय घटा के निकालना पड़ेगा, कितना समय लगा। तो इसलिए समयांतराल कहा जाता है, समय का कितना अंतर आया, यहां पर क्या समय था और यहां पर क्या समय है, तो समय का अंतर कितना आया होगा, वो समय ही कुल कितना समय लगा, बात वही होगी। तो कितना समय लग रहा है यहां पर? 5। तो ये चीज जो होगी ये क्या कहलाएगी? इस वस्तु का त्वरण। 50 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 30। और 5 बटे करेंगे, भाग कर देंगे, 5 छक्का 30, यानी ये हो गया 6। तो ये क्या हुआ? 6 क्या चीज हुई? इस गति करती हुई वस्तु का क्या हुआ? त्वरण, यानी एक्सीलरेशन। तो वेग में परिवर्तन तुमने कैसे निकाला? वेग में परिवर्तन कैसे निकाला तुमने? बाद वाले वेग में से पहले वाला वेग घटा दिया, ठीक? यही तो तुमने किया, 50 में से 20 घटाया ना। 50 क्या है? बाद वाला वेग, और 20 क्या है? पहले वाला वेग। तो इसको हम यूं कहते हैं, वेग में परिवर्तन हम कैसे ज्ञात करते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक मतलब शुरुआती वेग जो है, और अंतिम वेग। तो पहले हम अंतिम वेग लिखेंगे और बाद में प्रारंभिक वेग लिखेंगे और बीच में घटाना का चिन्ह लगा देंगे। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय अंतराल। यह सूत्र किसका बन गया? त्वरण का। यह चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि वेग में परिवर्तन निकालने के लिए हम हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे, चाहे अंतिम वेग ज्यादा हो या चाहे अंतिम वेग कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो प्रारंभ में उसका वेग 50 मीटर था और अंत में उसका वेग रह गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक? तो अब यहां पर अब भी हम त्वरण का, अगर हमें त्वरण, यानी यहां पर क्या हो रहा है? उसका वेग घट रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? उसका वेग कम हो रहा है। पहले 50 था, बाद में 10 रह गया। लेकिन अब भी हम त्वरण निकालते समय हम क्या करेंगे? हमेशा अंतिम वेग यानी बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे। तो अगर हम 10 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा उत्तर? बताओ। 10 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? बता सकता है कोई? 40। 40। और 50 में से 10 घटाएंगे तभी 40। तब भी 40। तो कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों में? कुछ फर्क तो होगा दोनों में, चाहे हम 50 में से 10 घटाएं या 10 में से 50 घटाएं, कोई फर्क ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा, समझे? तो ये आएगा यहां पर -40। जब 10 में से 50 घटाएंगे, छोटी गिनती में से बड़ी गिनती घटाते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ठीक है, त्वरण समझ में आया ये? तो यहां पर त्वरण क्या हो जाएगा? 6। और इसका मात्रक क्या होगा?
वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और बटे में सेकंड और आ गया तो हो जाता है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, ये त्वरण समझ में आया। अब जो हमने नोट्स भेजा है इसको फिर से ध्यान से देखना और उसको पढ़ना एक बार फिर से ध्यान से, और फिर भी एक समझ में ना आए तो फिर मंडे को फिर से एक बार थोड़ा सा इसको समझा देंगे।